चलो दोस्तों, आइए देखते हैं 13 मई का करंट अफेयर्स। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति ने हाल ही में भारतीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 प्रदान किए। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है? ये दिया गया नर्सिंग के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को उनकी असाधारण सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भाव के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, इस पुरस्कार का जो नामाकरण हुआ था, नामाकरण वो किसके नाम पे हुआ था? ये हुआ था आधुनिक नर्सिंग की जो संस्थापक थी, आधुनिक नर्सिंग की जो संस्थापक थी, संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इसकी जो संस्थापक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में यह पुरस्कार वितरण किया जाता है। इसमें जो है कि नकद राशि कितनी दी जाती है इस पुरस्कार में? नकद राशि है 50,000 रुपये। ठीक है, और प्रमाण पत्र एक दिया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट एक दिया जाता है, नकद राशि 50,000 दिया जाता है और एक मेडल भी दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएफएस वित्तीय सेवा विभाग ने डीएफएस ने मौजूदा मध्य पूर्व तनावों के बीच किस क्षेत्र में निरंतर कवरेज सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान की है? यह है समुद्री बीमा। ठीक है, लाल सागर और मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है। डीएफएस ने निर्यातकों और आयातकों को राहत देने के लिए निरंतर समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि व्यापारिक बाधाएं कम हो। देखिए, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डी से होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज होता है। ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत नवाचार 2026 यानी इंडिया इनोवेशन 2026 के किस स्तर के सम्मेलन को संबोधित किया है? तो एक ये है उच्च स्तरीय राजनीतिक सम्मेलन। देखिए, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार को बढ़ावा देने और भारत को एक वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक विचार विमर्श में भाग लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीसीआई, देखिए सीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सीपीपीआई भी दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है कनाडा पेंशन प्लान, कनाडा पेंशन प्लान, आई से इन्वेस्टमेंट और बी से हो गया बोर्ड। ठीक है, तो ये देखते हैं कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा कंट्रोल एस डेटा सेंट्रल के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है? यह सीपीपीआईबी इंडिया प्राइवेट होल्डिंग्स इंक। ठीक है, देखिए सीसीआई निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के माध्यम से कंट्रोल एस डेटा सेंट्रल में बड़े निवेश और नियंत्रण को मंजूरी दी गई है। ठीक है, देखिए इसमें जो ये कंट्रोल एस दिया है, ये है क्या? कंट्रोल एस यह एशिया का जो है ना सबसे बड़ा टियर 4 डेटा सेंटर है। ठीक है, ये क्या करता है कि डेटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है जो डेटा स्टोरेज और क्लाउड सेवा प्रदान करता है। ठीक है, कंट्रोल एस जो है वो डेटा स्टोरेज और क्लाउड सेवा प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए कि सीसीआई ने, वही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने त्रिवेणी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किस कंपनी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ये दी है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स को। त्रिवेणी अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्कर्स को में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, और लॉयड्स इंजीनियरिंग मुख्य रूप से भारी इंजीनियरिंग उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग के क्षेत्र में कार्य करती है जो स्टील, तेल, गैस जैसे उद्योगों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, देखिए किम्बरली क्लार्क कॉर्प। ठीक है, किम्बरली क्लार्क कॉर्प द्वारा किस कंपनी ने अधिग्रहण को सीसीआई ने मंजूरी दी है? किस कंपनी के अधिग्रहण को सीसीआई ने मंजूरी दी है? तो यह है कैनियो इंक। ठीक है,
उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल एवं व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र में इस बड़े वैश्विक अधिग्रहण को भारतीय बाजार के संदर्भ में सीसीआई से हरी झंडी मिल गई। देखिए, इसका कुल मिला के जो है कि बात यह आता है कि सीसीआई ने भारतीय बाजार के संदर्भ में एक वैश्विक अधिग्रहण को अपनी हरी झंडी दी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस सौदे से भारतीय बाजार में जो कंपटीशन है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अदानी पावर लिमिटेड ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है जिसकी मंजूरी सीसीआई ने दी है। सीसीआई मंजूरी देता है जो कि एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, देखिए ये जो दिया है लैंको अमरकंटक पावर। ठीक है, बिजली क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए अदानी पावर लिमिटेड रणनीतिक अधिग्रहण कर रहा है। सीसीआई यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे अधिग्रहणों से एक अधिकार न बने। ठीक है, मतलब है, देखिए इसका कुल मिला के मतलब यही निकलता है कि देखिए अदानी पावर लिमिटेड जो है ये सभी को पता है बहुत बड़ी कंपनी है जो कि लैको अमरकंटक पावर का अधिग्रहण किया है। ठीक है, किस कंपनी का किया है, तो लैको अमरकंटक पावर का अधिग्रहण किया है। यह कंपनी जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित थर्मल पावर उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। ठीक है, कोयला आधारित जो थर्मल पावर है उसके उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इस अधिग्रहण के माध्यम से, मतलब ये जो अधिग्रहण करेगा इस कंपनी का, तो उसके माध्यम से अडानी पावर अपनी थर्मल पावर उत्पादन क्षमता को बढ़ा रहा है। ठीक है, बिजली क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अडानी पावर लगातार ऐसे अधिग्रहण कर रहा है। ठीक है, लैको अमरकंटक पावर जो है वो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही थी, मतलब ये डूबने के कगार पे थी, जिसके तहत अडानी पावर की समाधान योजना को मंजूरी मिली। और इस सौदे से अडानी ग्रुप के, मतलब इसका जो ऊर्जा का जो विस्तार है वो देने में एक बड़ा कदम होगा, जिससे देश में ये जो सीसीआई है, भारतीय स्पर्धा नियामक, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसे कानूनी स्वीकृति मिल चुकी है। इससे परमिशन लेके ही कोई अपने साथों कंपनी को, किसी भी कंपनी को मिला सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आज का बहुत सारा क्वेश्चन है कि सीसीआई शिखर सम्मेलन में श्री प्रहलाद जोशी ने भारत के किस अभियान को आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। ठीक है, तो स्वच्छ ऊर्जा अभियान जो है उसको आत्मनिर्भरता से जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जोर दिया कि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने किस संस्थान के कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये लिए है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, एम्स। ठीक है, देखिए एम्स का जो है 12 मई 2026 को 51वां वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया गया। ठीक है, वो कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में वार्षिक दीक्षांत समारोह। ठीक है, स्थान कहाँ था, कहाँ पे मनाया गया है, नई दिल्ली में है स्थान, भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे, अपने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन थे। ठीक है, देखिए 1956 से एम्स जो है 1956 से एम्स भारत में चिकित्सा का मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, अब एम्स अब केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन नहीं कर रहा है बल्कि यह खुद वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। ठीक है, और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 105वें स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 105वां रैंक है इसका। देखिए, और उस उपराष्ट्रपति जो एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात बोले हैं कि मरीज के बिस्तर के बगल में खड़े डॉक्टर की नैतिक जिम्मेदारी और संवेदना की जगह कभी भी एआई नहीं ले सकता है। ठीक है, और वो युवा डॉक्टरों से अपील भी किए हैं कि जो विदेशों में पढ़ाई जरूर करें लेकिन अंततः अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए वापस जरूर लौटे। ठीक है, इस कार्यक्रम में और भी जो उपस्थित थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, और दूसरे थे एम्स के जो निदेशक हैं प्रोफेसर निखिल टंडन भी थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्यूएस था, क्यूएस का जो फुल फॉर्म है क्वाक्वारेली सिमॉन्स वर्ल्ड रैंकिंग। क्वाक्वारेली
सिमोंस वर्ल्ड रैंकिंग 105वां स्थान अपना एम्स दिल्ली का था। ठीक है, आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन कि बेंगलुरु के पिनिया में NSSI प्रौद्योगिकी सह कॉमन सुविधा केंद्र TCFC की आधारशिला किसने रखी। ठीक है, देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसको लिखना चाहिए था NSIC। ठीक है, जो कि फुल फॉर्म होता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। ठीक है, और TCFC का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी कम कॉमन फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, इसकी आधारशिला किसने रखी, तो इसको रखी है MSME मंत्री। ठीक है, पिनिया एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में से एक कॉमन सुविधा केंद्र। इसकी जो आधारशिला रखी है MSME मंत्री, जो कि कौन है, केंद्रीय MSME का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, इसका हिंदी में होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, देखिए ये जो केंद्रीय MSME जो मंत्री हैं ये है श्री जीतन राम मांझी है। ठीक है, इन्होंने 12 मई 2026 को बेंगलुरु के पिनिया में NSIC प्रौद्योगिकी सह कॉमन सुविधा केंद्र TCFC की आधारशिला रखी है। ठीक है, देखिए TCFC जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है छोटे उद्योगों को आधुनिक मशीनरी का जो भी इसका टेक्निक है, उन्नत टेक्निक, परीक्षण टेस्टिंग की सुविधाएं, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, इस योजना का जो अनुमानित लागत जो है वो लगभग कितना है, लगभग 46 करोड़ रुपए। ठीक है, यह जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को मजबूती प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 मई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार किन फसलों के क्षेत्रफल कवरेज में प्रगति देखी गई है। तो यह ग्रीष्मकालीन फसलें जो होती है, जायद फसलें, उसमें फसलों के क्षेत्रफल कवरेज में प्रगति देखी गई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार सिंचाई सुविधाओं में सुधार के कारण मूंग, उड़द और अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि पीएम ई ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यह है EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाना है। ठीक है, यह योजना फेम योजना के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग की चिंता थी, जिसको दूर करने के लिए शुरू की गई है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम ई ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फिर पीएम ई ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाना है। ठीक है, तो पीएम ई ड्राइव का जो फुल फॉर्म होता है, PM से प्राइम मिनिस्टर होता है, लिख ही देते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में भी कभी कभी कहीं पे लिखा होगा तो दिक्कत होगा। इसका होगा प्रधानमंत्री नवाचारी वाहन संवर्धन हेतु इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति। ठीक है, देखिए ये जो फेम है, यह बोला है ना कि यह योजना फेम योजना के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में
आने वाली सबसे बड़ी बाधा जो कि चार्जिंग की चिंता थी, उसको दूर करने के लिए शुरू की गई है। लेकिन ये फेम योजना क्या था? तो फेम का जो फुल फॉर्म होता है फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। व्हीकल्स में होता है VHICLES, व्हीकल्स, ठीक है। देखिए, ये जो फेम योजना था ना, उससे क्या हो रहा था कि फास्ट एडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग, लोग तेज़ी में बना रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल को और लोग उसे एडॉप्ट भी कर रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या आ रहा था कि वो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम बनाने के लिए ये योजना PME ड्राइव योजना शुरू किया गया है, ठीक है। इससे प्रदूषण में कमी होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा निर्माण होगा, तो उनकी आपूर्ति श्रृंखला भी मजबूत होगी, ठीक है। इस योजना के लिए जो बजट है इस योजना के लिए 10,900 करोड़, इतना रुपए का बजट है, ठीक है, वो भी 2 ईयर्स के लिए, ठीक। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन किस क्षेत्र में क्रांति लाने का, जिसका लाभ विशेष रूप से कर्नाटक को मिल रहा है। तो यह है ईवी क्रांति। कर्नाटक भारत के ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ग्लोबल लीडर बनाना है, ठीक है। देखिए, डिजी लॉकर जो है एकीकरण की असाधारण पहलों के लिए कितने राज्यों को सम्मानित किया गया है? तो 5 राज्यों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जिन राज्यों ने अपने नागरिक सेवाओं और दस्तावेजों को डिजी लॉकर के साथ सबसे प्रभावी ढंग से जोड़ा है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। देखिए, ये जो 5 राज्य है, एक है गुजरात। गुजरात जो है 1 नंबर पे है, मतलब इस 5 राज्य में एक गुजरात है, एक कर्नाटका है, तीसरा है, एक है केरला, 4 5 राज्य, नागालैंड भी है, और एक राजस्थान। देखिए, गुजरात जो है कि राज्य का जो डेटा और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और कर्नाटका जो है वो सरकारी ई सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ बड़े पैमाने पर एकीकरण करने के लिए किया है। तीसरा है केरला, जो कि बहुत कम समय में विभिन्न विभागों के कई नागरिक सेवाओं को डिजी लॉकर पर लाइव करने के लिए इसको सम्मानित किया गया है। और नागालैंड जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जारी करता और अनुरोध करता दोनों मॉडलों के तहत सेवाओं को तीव्र एकीकरण किया है, इसके लिए इसको सम्मान किया गया है। 5वां राजस्थान है, जो जन आधार, जो पारिवारिक रजिस्टर होता है, और बिजली बिल जैसी नागरिक केंद्रित सेवाओं को डिजी लॉकर के माध्यम से 7.5 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुँचाने के लिए राजस्थान को किया गया है सम्मान और पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो ये 5 राज्य कौन कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरला, नागालैंड और राजस्थान है, जिनको सम्मानित किया गया है। देखिए, 15 नंबर है कि भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने हाल ही में किस पर जोर दिया है? ये दिया है कि दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता को मजबूत करना। IPC भारत में दवाओं के मानक निर्धारित करता है, ठीक है। हालिया पहल का उद्देश्य जो है फार्माकोविजिलेंस को बढ़ावा देना है, ताकि दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी की जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो। देखिए, IPC का जो फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है ना, भारतीय फार्माकोपिया आयोग, फार्माकोपिया कमीशन होता है यार, कमीशन होता है भारतीय फार्माकोपिया आयोग, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।